Assalamu alaikum bachcho and welcome back, and I'm so sorry for wasting your 6 precious minutes. I know I'm 6 minutes late. Late नहीं, क्लास मैंने टाइम पे शुरू कर ली थी, but I didn't teach you for 6 minutes. I'm sorry for that. I'm really really sorry. अच्छा, वासिफ, मैं आपका सवाल सब पहले ले लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लेक्चर को शुरू करते हैं। आपका सवाल ये था कि जैसे है द आइडिया दैट ही इज अ गुड मैन मेक्स मी हैप्पी। ठीक है, मैं ऐसे रैंडमली सेंटेंस लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये जो दैट है, दैट ही इज अ गुड मैन। ठीक है, ये इसमें क्या है, ये इसमें एक क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब आपका सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से वाली सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यही आपका सवाल है ना। यस सर। अच्छा, अब इसमें होता है इस तरीके से है कि आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो हमेशा एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होती है। जैसे आप सेंटेंस को पढ़ना शुरू करेंगे, द आइडिया दैट, तो दैट जो है ये आपको एक इंडिकेटर देगा कि दिस मे बी द स्टार्ट ऑफ अ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, दैट ही इज अ गुड मैन, दैट ही इज अ गुड मैन, यहाँ पे एक बात मुकम्मल हो रही है। अब ये वाला जो पार्ट है ये दरमियान में क्या हुआ हुआ है, इम्बेड हुआ हुआ है। ठीक है, यानी कि एक मेन क्लॉज है, द आइडिया मेक्स मी हैप्पी, द आइडिया मेक्स मी हैप्पी। अब इसमें द आइडिया जो है ये सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट का जो वर्ब है वो इज है या मेक्स है, ये सबसे पहले आप बताओ। मेक्स इसका मिक्स। मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये इसका वर्ब हो गया। और फिर उसके बाद मी जो है ये क्या है, ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और हैप्पी जो है ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट का एक। अब इसमें दैट ही इज अ गुड मैन। अब होता क्या है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसके तीन ही फंक्शंस होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज या तो नाउन क्लॉज बनती है, या एडजेक्टिव क्लॉज बनती है, या एडवर्ब क्लॉज बनती है। तो आप इसको देखेंगे कि ये फर्दर किसको मॉडिफाई कर रही है। वर्ब के मुतालिक हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, या ये किसी नाउन की जगह पर आई भी है, या किसी नाउन के मुतालिक हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो ये जो क्लॉज है ये बेसिकली हमें बता रही है आइडिया के मुतालिक फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो आइडिया यहाँ पे नाउन है, एनीथिंग दैट मॉडिफाइज अ नाउन इज बेसिकली कॉल्ड एन एडजेक्टिव, सिंस दैट विल बी एन एडजेक्टिव क्लॉज। तो इस तरीके से आप सेंटेंस का ऑपरेशन करते हैं, और सेंटेंस का ऑपरेशन करके आप जो है वो एक किसी कंक्लूसिव पॉइंट पर पहुंचते हैं कि वेदर जो भी आपको गिवन क्लॉज है वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, या सबऑर्डिनेट क्लॉज तो होगी, वो आपको पता चल जाएगा कि वो आगे फिर एक नाउन क्लॉज बन रही है, एडजेक्टिव क्लॉज बन रही है, या एडवर्ब क्लॉज बन रही है। ठीक है। सर आप ऐसा एडवर्बियल की एग्जांपल दे सकते हैं? एडवर्बियल की, यस जिसमें सर। एडवर्बियल क्लॉज जो है वो ब्लेंड हो रही हो। यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल देखें ना कि अली, अ, अली स्लीप्स, अली स्लीप्स बिकॉज ही इज टायर्ड। ठीक है, बिकॉज ही इज टायर्ड। अली अली, हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अली बिकॉज ही इज टायर्ड। ठीक है, अली बिकॉज ही इज टायर्ड। ठीक है, स्लेप्ट ऑन द सोफा। ठीक है, तो अब इसमें देखें ना कि अली बिकॉज ही स्टार्ट स्लेप्ट ऑन द सोफा, तो इसमें अली स्लेप्ट ऑन द सोफा जो है ये क्या है, इसमें मेन क्लॉज है। तो अब बिकॉज ही टायर्ड जो है ये अली के मतलब हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, बल्कि ये क्या है कि हमें स्लेप्ट की रीजन बता रहा है। समझ आ रही है ना कि अली स्लेप्ट ऑन ओके द सर। सोफा, वाई फैक्टर को आंसर कर रही है। ओके सर। गॉट इट। थैंक यू। देयर कैन बी मेनी अदर वेज टू डू। एक्सक्यूज मी अच्छा, सर। अभी जी जी। सर जो रिपोर्ट राइटिंग का जो यूनिवर्सल फॉर्मेट है उसमें हाँ हाँ, रिस्पेक्टेड सर मैडम वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन जो रिपोर्ट के जो सैंपल है जो सब हमने पढ़ा है उसमें रिस्पेक्टेड सर टीचर मैडम वगैरह हम नहीं लिखते। तो सर आइडियल फॉर्मेट कौन सा है जिसमें रिस्पेक्टेड सर लिखना होता है या नहीं लिखना होता लिखना होता है, लिखना होता है, सैल्यूटेशंस है? ओके होती हैं फॉर्मल राइटिंग्स के अंदर ना, सैल्यूटेशंस हम लोग देते होते हैं। ओके सर। ठीक है। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऐसे राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग। इसको हम लोग एक बड़े इनफॉर्मल वे में जनरली हम इसको डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को जिस तरह क्रिएटिव राइटिंग के बाकी सारे जो टॉपिक्स थे उसमें मैंने आपको टास्क दिए थे, इसी तरह से फिर मैं आपको जो है वो टास्क करूंगा। अब कुछ क्लासेस में पैराग्राफ राइटिंग आती है, और कुछ में ऐसे राइटिंग आती है। जैसे 9th में और 11th में पैराग्राफ राइटिंग होती है, और 10th में और 12th में क्या होती है, ऐसे राइटिंग होती है। ठीक है।
अच्छा, अब होता ही है कि जो ऐसे होता है ना, वो बेसिकली पैराग्राफ की ही एक एडवांस फॉर्म होती है। तो मैं पहले आपको पैराग्राफ के मुतालिक बताऊंगा, फिर बीच में आपके जो क्वेश्चंस आते जाएंगे तो मैं आपको जनरली आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी मैं आंसर करता जाऊंगा। अच्छा, पैराग्राफ होता क्या है? पैराग्राफ बेसिकली एक ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होता है जिसके अंदर एक आइडिया को डिस्कस किया जाता होता है। यानी पैराग्राफ के अंदर आप एक जो जो टॉपिक आपको दिया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पॉल्यूशन है, या पॉवर्टी है, या एजुकेशन है, या माय फेवरेट पर्सनालिटी है, या विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस है, तो आप उसमें एक आइडिया को डिस्कस करते हैं। पैराग्राफ जो है वो वन आइडिया बेस्ड होता है, और कोहेरेंट होता है, यूनिफाइड होता है, यानी कि उसमें आप इधर उधर नहीं जाते, आप एक ही पॉइंट को क्या करते हैं, ज्यादा फैलाने की बजाय आप उसको क्या करते हैं कि एक बड़े शॉर्ट एंड क्रिस्पी वे में, वेल डेवलप्ड तरीके से आप उसको क्या करते हैं, बयान करते हैं। पैराग्राफ जो होता है उसके, और आपने देखा होगा कि पैराग्राफ की जो लेंथ होती है वो भी इतनी बड़ी नहीं होती, यानी 120 वर्ड्स 150 वर्ड्स का आपको पैराग्राफ जो है वो लिखने के लिए आता है 9th में या 11th में। ठीक है, 9th या 11th में आपको 100 या 150, 100 to 150 के दरमियान जो लाइंस होती हैं, सेंटेंस वर्ड्स होते हैं, उसमें आपने एक पैराग्राफ को लिखना होता है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि पैराग्राफ के अंदर, फिर वो मैंने कि उनको पैराग्राफ लिखने के लिए कहा जाता है तो वो पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ बनाना शुरू कर देते हैं। पैराग्राफ का मतलब है कि एक पैराग्राफ आपने बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये है ना, ये एक पैराग्राफ है, दिस इज वन पैराग्राफ। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज वन पैराग्राफ, दिस इज वन पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के अंदर आपने फिर पैराग्राफ नहीं बनाने होते। और यहाँ पे मैं आपके कल पेपर चेक कर रहा था, तो ऐसे राइटिंग के अंदर बच्चों ने क्या किया हुआ था कि वो उन्होंने पैराग्राफ बनाए भी नहीं हुए थे। तो सॉरी, लेटर राइटिंग में, पैराग्राफ एप्लीकेशन राइटिंग में, रिपोर्ट राइटिंग में, तो वहां पर भी आपने हर हर चीज का अलग अलग पैराग्राफ बनाना होता है। वेल, गेटिंग बैक टू द लेक्चर, पैराग्राफ में होता क्या है कि बेसिकली तीन मेन पार्ट्स होते हैं पैराग्राफ के। सबसे पहले होता है टॉपिक सेंटेंस, और जो टॉपिक सेंटेंस होता है इसको हम लोग ऐसे के अंदर जाके फिर इसको हम लोग थीसिस स्टेटमेंट बोलते हैं। टॉपिक सेंटेंस जो है ये बेसिकली पूरा जो पैराग्राफ होता है, यानी आपका जो टॉपिक सेंटेंस है हर पैराग्राफ का, वो इतना जानदार होना चाहिए कि उसमें पूरे पैराग्राफ के अंदर जो आपने बात की है वो उसके अंदर समो जाए। ठीक है, उसके अंदर वो सारा का सारा आइडिया जो है वो उसके अंदर आ जाए। और टॉपिक सेंटेंस जो होता है ये नॉर्मली जो है वो पैराग्राफ का पहला सेंटेंस होता है। और यहाँ पे जो ऐसे राइटिंग वाले बच्चे हैं वो भी पैराग्राफ्स के मतलब जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इसको ज़रा गौर से समझें। उसकी वजह ये है कि आपने जब ऐसे लिखना होता है तो ऐसे जो है वो एक मल्टी पैराग्राफ राइटिंग होती है, यानी कि ऐसे के अंदर आपने एक से ज़्यादा पैराग्राफ्स बनाने होते हैं। और आपने वहां पर ऐसे राइटिंग में हर पैराग्राफ के अंदर इन रूल्स को फॉलो करना होता है। ऐसे राइटिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये पाकिस्तान का यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। मतलब आप देखें कि पाकिस्तान का जो सबसे कंपेटिटिव एग्जाम है, सबसे जो मुश्किल इम्तिहान होता है और सबसे जो अहम इम्तिहान होता है वो सीएसएस का होता है। और सीएसएस में आपको पता है कि हर साल जो है वो 1% आवाम होती है, समटाइम तो ऐसा होता है लेस देन 1% लोग होते हैं जो सीएसएस ऐसे जो है उसको पास करते हैं। अभी आप 2000 जो 24 के स्टैट्स थे वो अगर आप देखें तो 39,000 लोग जो थे उन्होंने सीएसएस का इम्तिहान दिया था। और 39,000 में से सिर्फ 514 बंदे जो हैं उनका सिर्फ इंग्लिश का पेपर पास हुए, ऐसे का। और उन 514 में भी 360 लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ 40 नंबर लेके पास हुए हैं। 360 लोग जो हैं वो सिर्फ 40 नंबर लेके पास हुए हैं, अंदाजा लगाएं। और जो ऐसे के अंदर जो हाईएस्ट नंबर थे वो 70 नहीं 67 थे। 67 हाईएस्ट मार्क्स थे। तो या यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पाकिस्तानी हैं उनका ऐसे राइटिंग कितना बड़ा एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो और क्यों प्रॉब्लम बनता है? प्रॉब्लम इसलिए बन जाता है क्योंकि आप लोगों को अपने जो डेटा होता है या जो आपके पास जो इंफॉर्मेशन होती है उसको सही तरीके से अरेंज करना नहीं आता। अरेंजमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। मतलब अन्य वाले लिखना शुरू करते हैं और लिखते ही जाते हैं, लिखते ही जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त लिखा होता है लेकिन उसमें ऐसे वाली चीज़ नहीं होती। तो इसलिए जो है ना ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इसको लेके जाऊंगा। हो सकता है कि 10 मिनट 15 मिनट लेक्चर जो है वो हमारा ऊपर भी चला जाए। हालांकि आज मेरा इरादा था कि मैं आपको सिर्फ 1 घंटा ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि आगे फिर मैंने 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को उर्दू के जो एमसीक्यूज हैं उनकी प्रिपरेशन करवानी है। लेकिन चलें, लेट्स होप कि विद इन 1 आवर जो है वो हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो जाए। अच्छा, तो जो टॉपिक सेंटेंस होता है हर पैराग्राफ का, वो फर्स्ट सेंटेंस होता है यूजुअली, एंड इट टेल्स द रीडर व्हाट द पैराग्राफ इज अबाउट, कि पैराग्राफ है किस चीज़ के मुतालिक। ठीक है, यस हमाद, आई विल शेयर दिस फाइल इन द ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल
रीडिंग बुक्स इंप्रूव्स वोकैबुलरी एंड इनहांसेस क्रिटिकल थिंकिंग। अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग पे आपको पैराग्राफ आता है, तो पहला जो आपका सेंटेंस है वो इतना क्लियर होना चाहिए कि पहले सेंटेंस से ही, बजाय इसके कि यू स्टार्ट बीटिंग अराउंड द बुश या आप इधर उधर की बातें करके और फिर उसके बाद आप टॉपिक पर आए, आप पैराग्राफ के पहले सेंटेंस के अंदर ही आप मुद्दे पर आ जाते हैं, आप अपनी बात पे आ जाते हैं और आप बड़े एक क्रिस्पी वे में, बड़े एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप अपना टॉपिक जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है पैराग्राफ के अंदर वो होता है सपोर्टिंग डिटेल्स का। यानी कि जो आपने पहले सेंटेंस के अंदर जो बात की होती है, आप वो बात करके आप किसी नई बात की तरफ नहीं मूव कर जाते। एकेडमिक राइटिंग का ये उसूल होता है कि आप जो बात करते हैं आप उस बात को सबूत के साथ, दलील के साथ आप उसको वाजे करते हैं और फिर उसके बाद आप अगली बात की तरफ जाते हैं, और फिर जब आप अगली बात की तरफ जाते हैं तो उसके लिए फिर आप एक अगला पैराग्राफ बनाते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि हर पैराग्राफ के अंदर सिर्फ एक मेन आइडिया होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं ऐसे राइटिंग के अंदर कि एक पैराग्राफ के अंदर 15-15 मेन आइडियाज जो हैं, 15-15 बातें जो हैं वो डिस्कस की हुई होती हैं। एक पैराग्राफ में 15 बातें, अगले पैराग्राफ में कोई बात है ही नहीं। तो इससे फिर क्या होता है कि आपका जो ऐसे है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो फिर उसके बाद सपोर्टिंग जो सेंटेंसेस होते हैं, सपोर्टिंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ पैराग्राफ। यानी कि अगर आप लेट सपोज 150 वर्ड्स का पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो 150 वर्ड का पैराग्राफ होगा तो इसका मतलब है कि आपने 15 से 20 लाइनें मैक्सिमम लिखनी होती है ना। तो उसमें यह है कि टॉपिक सेंटेंस के बाद जो है वो आपके जो सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं वो 10 10 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, 12 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, उसमें आप जैसे फॉर एग्जांपल रीडिंग बुक्स की इंपॉर्टेंस जो है उसके मतलब आप बात करें, तो आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, आप उसकी कुछ डिटेल्स दे सकते हैं जिसमें आप कोई फैक्ट्स एंड फिगर, यार मुझे पानी दे दें प्लीज। उसमें आप कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दे सकते हैं। उसमें आप जो है वो आपको कोई अगर कोई रिपोर्ट, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि अमेरिका में एक रिसर्च हुई, उसमें ये साबित हुआ वगैरह वगैरह, इस तरीके की आपके पास अगर कोई साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हो उस टॉपिक से रिलेटेड, या आपको कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स पता हों, या आपको किसी बड़े रेलेवेंट बंदे की, बड़े क्रेडिबल बंदे की कोई कोटेशन आपको जहन में आ जाती है, तो वो सारी चीजें जो है वो आप क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशंस की सूरत में, एग्जांपल्स की सूरत में, डिटेल्स की सूरत में आप देते हैं। तो दीज सेंटेंसेस बेसिकली डेवलप द टॉपिक सेंटेंस विद एविडेंस और एक्सप्लेनेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि रीडिंग बुक्स इंप्रूव्स वोकैबुलरी एंड इनहांसेस क्रिटिकल थिंकिंग। बुक्स एक्सपोज रीडर्स टू न्यू वर्ड्स। अब देखें ना, आपने कहा ना कि बुक्स जो है वो वोकैबुलरी को इंप्रूव करती हैं, तो कैसे इंप्रूव करती हैं? तो ये फिर आप बताएंगे कि इंप्रूव इस तरीके से करती हैं कि आपको नए वर्ड्स पता चलते हैं, नई फ्रेजेस पता चलती हैं, नए आइडियाज पता चलते हैं, हेल्पिंग देम एक्सप्रेस देमसेल्व्स मोर मोर इफेक्टिवली। जिससे क्या होता है कि चूंकि वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली जब आपका एक्सप्रेशन अच्छा होता है तो आपकी थॉट्स भी इंप्रूव होती हैं और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इंप्रूव होती है। तो इस तरीके से फिर आपने क्या करना होता है, आपने जो ऊपर बात की होती है, नई बात, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि एक पैराग्राफ के अंदर एक से ज्यादा बातें नहीं होनी चाहिए। एक पैराग्राफ के अंदर सिर्फ एक ही आइडिया डिस्कस किया गया हो, एक ही आइडिया। ठीक है, 4-5 चीजें आपने इकट्ठी जो है ना वो घुसेड़नी देनी है एक ही पैराग्राफ के अंदर। और जो लास्ट जो इसका पार्ट होता है पैराग्राफ का, वो होते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंसेस होते हैं, जिसको कंक्लूजन का पार्ट बोलते हैं। और इसमें आप क्या करते हैं, जो आपका टॉपिक सेंटेंस होता है उसी को ही आप रीस्टेट करते हैं। इट री इन्फोर्सेज द मेन आइडिया एंड कनेक्ट्स टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, जैसे अगर आप ये तो अगर सिंगल पैराग्राफ होगा तो फिर तो आपकी वहां पे बात खत्म हो जाएगी। और अगर आप ऐसे लिख रहे होंगे तो फिर क्या होगा आप आपने अगले पैराग्राफ की तरफ मूव करना है। बचपन में आपको याद होगा, आप लोग वो ब्लॉक्स लेके, ब्लॉक्स के साथ आप वो ट्रेन्स और इस तरह की चीजें बनाया करते होते थे, याद है? यस सर। तो उसमें क्या होता था, हाँ, उसमें क्या होता था कि एक जो पार्ट होता था, जब आप एक ब्लॉक मुकम्मल कर लेते थे तो उस ब्लॉक को आप इस अंदाज में, आप उसको, उनकी शेप इस तरीके से होती थी कि एक ब्लॉक में दूसरा ब्लॉक जो है वो एडजस्ट हो जाता था। तो आपके जो पैराग्राफ्स है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप 5 पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, तो जो पहला पैराग्राफ है उसके लास्ट लाइन के अंदर जो है वो कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जो अगले पैराग्राफ के साथ कनेक्ट, अगले पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस के साथ कनेक्ट हो रही हो। फिर उसके बाद ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के लास्ट पे वाला जो सेंटेंस है वो सेंटेंस अगले पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस के साथ कनेक्ट हो रहा हो। तो इस तरीके से आपने एक राब्ता जो है वो अपने पैराग्राफ्स के अंदर जो है वो लाजमी ऐसे राइटिंग में जनरेट करना होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर फॉर रीडिंग बुक्स इज इसेंशियल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। अब हो सकता है कि अगला पैराग्राफ जो है वो आप लैंग्वेज डेवलपमेंट पे लिखना चाह रहे हो, या अगला पैराग्राफ जो है वो आप इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पे लिखना चाह रहे हो।
तो ये होगा कि यहाँ पे आपने लैंग्वेज डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की बात की, तो अगला पैराग्राफ बेशक आप लैंग्वेज डेवलपमेंट पे ले जाएं। अगला पैराग्राफ आप लैंग्वेज डेवलपमेंट में पे नहीं लेके जाना चाहते, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पे आप ले जाएं। लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो अगला जो अगला जो आपका पैराग्राफ है उसके साथ वो मैच कर रही हो, उसके साथ वो कनेक्ट हो रही हो, ताकि आपकी राइटिंग जो है उसके अंदर एक फ्लो आए और उसके अंदर एक कोहेरेंस और कोहेजन जो है, एक जो स्मूथनेस है, वो आपकी राइटिंग के अंदर जो है वो जनरेट हो। ऐसे राइटिंग में, पैराग्राफ में तो आपकी बात यानी कि जो नाइन्थ के बच्चे हैं या फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, तो आपने एक बड़ा जानदार किस्म का पैराग्राफ लिखना होता है और उसी के ऊपर आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है, वो सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए मैं पैराग्राफ के ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा। और ऐसे राइटिंग जो है उसको फिर मैं आपको डिटेल के साथ उसकी टाइप्स और उसकी बाकी सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और एंड पे आप लोगों की सहूलत के लिए, क्योंकि मैं आपने कहते हैं कि जो एक अच्छा डॉक्टर होता है वो अपने जो मरीज होते हैं उनके मामलात को बड़े अच्छे से समझता होता है, और एक जो अच्छा उस्ताद होता है वो अपने स्टूडेंट्स के मसाइल को बड़े अच्छे से समझता होता है। तो चूंकि मैं आपके मसाइल को बड़े अच्छे से समझता हूँ, तो इसलिए मैंने एंड पे जो है वो आपको कुछ कोटेशंस भी आप लोगों के लिए ऐड की भी हैं। और इसके साथ साथ फिर मैं आपको कुछ यूनिवर्सल जो स्ट्रक्चर्स हैं ऐसे के, वो भी मैं आपको दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब पैराग्राफ के लिए क्या टिप्स हो सकती हैं? पहले नंबर पर तो पैराग्राफ की जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट जो आप एडवाइस आपसे कह लें, या सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो पैराग्राफ राइटिंग वाले बच्चे हैं, स्टिक टू वन आइडिया पर पैराग्राफ। और ये ऐसे राइटिंग वाले बच्चों के लिए भी है। एक पैराग्राफ के अंदर सिर्फ एक बात करें, एक पैराग्राफ में एक से ज्यादा बातें मत करें। हर बात के लिए अलग अलग पैराग्राफ बनाएं, ताकि आपकी डिस्कशन डिटेल्ड हो। जो उर्दू में इसको बोलते हैं, हम उर्दू में इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, सियर हासिल। सियर हासिल का मतलब ये होता है कि बात आप ऐसी करें कि अगला बंदा पढ़ता जाए और वो रजता जाए। पंजाबी में कहते हैं ना, रज जाना। मतलब वो बिल्कुल उसको ना, उसको ग्रेटिफिकेशन मिले, उसको सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ यार, इस बंदे ने अपनी बात जो है उसको मुकम्मल कर दी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसकी लाइव प्रैक्टिस भी करेंगे। आप बात कह रहे हैं कि पैराग्राफ की कोई एग्जांपल, हम इसकी लाइव प्रैक्टिस करेंगे। हम इसकी लाइव प्रैक्टिस करेंगे। सर, इंग्लिश में ऐसे की एक टाइप स्टोरी टेलिंग होती है, तो उसके कुछ टॉपिक्स बता दें। जी मैं बताऊंगा, वी विल टॉक अबाउट दैट। सर, अगर हम पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें जस्ट वन आइडिया होगा जी। अगर आपको जब पैराग्राफ लिखना होता है, आपको पैराग्राफ राइटिंग आती है, जैसे फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। तो इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग जो है उसमें आप इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग पे बात करें, उसमें आप अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स या टाइप्स ऑफ बुक्स, या इसी तरीके से जो किताबों की जो प्राइजेस हैं, या लाइब्रेरीज की जो कंडीशन है, ठीक है, उसके ऊपर बात ना करना शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स में अपना अपना फेवरेट राइटर मत बताने बैठ से। इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स के अंदर जो है वो किताबों से मुतालिक अपनी कोई स्टोरी मत बताने बैठ जाएं, सिर्फ इंपॉर्टेंस बताएं। ठीक है। अगर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग पे आया तो सिर्फ रीडिंग की इंपॉर्टेंस बताएं। ठीक है। तो अगर पोल्यूशन पे आए तो पोल्यूशन का कोई एक एस्पेक्ट उठाएं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पोल्यूशन है, तो आप पोल्यूशन का सिर्फ ये बता दें कि पोल्यूशन जो है वो हमारी सिविक सेंस को किस तरीके से डिस्टर्ब करती है, सिर्फ इतना बता दें। या आप बता दें कि पोल्यूशन जो है वो हमारे क्लाइमेट को किस तरीके से इम्पैक्ट करती है, या जो पोल्यूशन है उसको हमारे रिलीजन में किस तरीके से उसको कंडेम किया गया है, उसको किस तरीके से बुरा भला कहा गया है। तो सिर्फ एक एक आइडिया उठाएं और उसको अच्छे तरीके से सब्सटैंशिएट करें इन वन पैराग्राफ। बात समझ आ रही है ना? तो यस सर। स्टिक टू वन आइडिया पर पैराग्राफ। और फिर उसके बाद ट्रांजिशनल डिवाइसेस, मैं इस बच्चों को हर सवाल में बोलता हूँ कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज करें, बिकॉज ट्रांजिशनल डिवाइसेस को इस्तेमाल करने से आपकी राइटिंग के अंदर मेच्योरिटी आती है। आपकी राइटिंग जो है वो जरा पावरफुल लगती है, जरा हेल्दी लगती है आपकी राइटिंग। तो आइडियाज को स्मूथली कनेक्ट करने के लिए ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज करें, जैसे फर्दर मोर, इन एडिशन, हाउएवर वगैरह। बच्चे पैराग्राफ लिखते हैं और पूरे पैराग्राफ के अंदर एक भी ट्रांजिशनल डिवाइस नहीं होती। मतलब ट्रांजिशनल डिवाइसेस आपने यूज नहीं की, इसका मतलब यह है कि आप फिर एक ही बात कर रहे होंगे, क्योंकि जब एक बात से बंदा आगे मूव करता है, एक गली से दूसरी गली में जाते हैं तो मोड़ मोड़ मुड़ते हैं ना। इसका मतलब है कि आप एक ही गली में भागे जा रहे हैं और एक ही बात किए जा रहे हैं। ट्रांजिशन डिवाइस ये इंडिकेट करती है कि आप एक बात करके उसके बाद एक दूसरी बात कर रहे हैं, उसके साथ उसको किसी न किसी तरीके से उसको आप कनेक्ट कर रहे हैं। और एग्जाम्पल जरूर दें, मतलब सिंपल ये ना बताते रहें कि रीडिंग इज वेरी गुड, रीडिंग रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट रीडिंग मैन इज नथिंग। ये सारी की सारी एक ही बात है। इसकी आगे कुछ वजाहत करें, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स दें। ठीक है। इसकी कुछ कुछ स्टैट्स दें, कोई कोटेशंस में डालें।
तो एक ही बात, अ टॉपिक कैन हैव मेनी आइडियाज बट हाउ टू नो विच वन शुड बी अप्रोप्रिएट, विच टू अचीव मैक्सिमम नंबर्स। देखें, वो रेलेवेंस, तो रेलेवेंस जो है ना, वो दर हकीकत ऐसे के अंदर और पैराग्राफ के अंदर रेलेवेंस आपने खुद मेंटेन करनी होती है। और उसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि गो एज पर योर ऑन स्ट्रॉन्ग सूट, आपका जो स्ट्रॉन्ग सूट है ना उसके मुताबिक जाएं। यानी कि अगर आपको लगता है कि फॉर एग्जांपल आपको पोल्यूशन के ऊपर आपको लिखने के लिए कहा जाता है, तो आप पोल्यूशन का जो एस्पेक्ट अच्छे से बता सकते हैं, जिसके ऊपर आपकी स्टडी है या जिसके ऊपर आपके पास वहां पे गिवन सिनेरियो के अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, आप उस टॉपिक को लेके जाएं। इसी तरीके से जी जी बिल्कुल, मैं पैराग्राफ दूंगा आपको, होमवर्क में भी दूंगा। यस महद, ये तो मैंने क्लास के स्टार्ट में बता दिया था कि आई गिव यू द होमवर्क एज वेल। तो आप आपको जब दो तीन टॉपिक दिए जाते हैं ऐसे राइटिंग में, तो आप वो टॉपिक सेलेक्ट करें जिसके ऊपर आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है। तो रेलेवेंस जो है वो आपने मेंटेन करनी होती है अपने हिसाब से, जिस चीज को आपको लगता है कि ये वाला एस्पेक्ट मैं ज्यादा अच्छे से बता सकता हूँ, तो आप उसी एस्पेक्ट को ही लेकिन ऑब्वियसली रेलेवेंस जो है उसको मेंटेन करते हुए, रेलेवेंस को मेंटेन करते हुए, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया पे अगर आता है, तो इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया में ये नहीं कि आप जो है ना वो रोनाल्डो के जो मैचेस हैं उसकी समरी बताना शुरू करते हैं। आप कहें सर मुझे रोनाल्डो बहुत पसंद है तो मैं उसके पूरे मैचेस की समरी यहाँ पे लिखूंगा, या आप लिखना शुरू करते हैं कि रोनाल्डो जो है उसने अभी तक शादी नहीं की और उसके इतने बच्चे हो गए हैं और वो सऊदी अरेबिया से खेल रहा है और ये है और वो है, वो कोक नहीं पीता, पानी पीता है, ठीक है, उसका शर्ट नंबर 7 है। तो इस तरह की डिस्कशंस बीच में ना करने बैठ जाएं। रेलेवेंस का आपने ख्याल रखना है, और रेलेवेंस का ख्याल रखते हुए आप जो है वो जो जिस एरिया में आप उसको जो है उस टॉपिक को अच्छे तरीके से ग्राउंड कर सकते हैं, जिस एरिया में आप उसको अच्छे तरीके से अपने टॉपिक को सिचुएट कर सकते हैं, उस तरफ जो है वो आप अपने टॉपिक को गियर करते हुए ले जाएं। बिकॉज ये साइंटिफिक नहीं होता इसमें आपको सिर्फ एक टॉपिक दिया जाता है और एक खुला दरिया होता है, खुला समंदर होता है, आप उसमें अपने टॉपिक को जिस तरफ मर्जी लेके जाना चाहें आप उसको लेके जा सकते हैं, लेकिन रेलेवेंस बरकरार रखनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद रेपिटेशन ना करें, अननेसेसरी वर्ड्स उसमें यूज ना करें। रेपिटेशन बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं, दिस इज गुड, दिस इज ग्रेट, दिस इज वंडरफुल, दिस इज एक्सीलेंट, एक ही बात है भाई। चार अगर कहोगे कि दिस इज अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई फेवरेट फ्रेंड, तो एक ही बात है, मतलब इसमें रेपिटेशन आपने नहीं करनी। आप बच्चे कहते हैं पोल्यूशन इज वेरी बैड, पोल्यूशन इज वेरी डेंजरस, तो वेरी बैड एंड वेरी डेंजरस एक ही बात है, रेपिटेशन है ये। दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप वर्ड्स को रिपीट ना करें, बात भी रिपीट ना करें। ठीक है। तो टू द पॉइंट रहें, और इसी तरीके से आप जो है वो आपकी बात के अंदर रेपिटेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे क्या होता है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ऐसे। ऐसे में क्या होता है, ऐसे बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड पीस ऑफ राइटिंग होता है जिसके अंदर एक पूरा आर्ग्यूमेंट होता है, सिर्फ एक आइडिया नहीं होता। अब क्यों देखें, आइडिया ना, जैसे फॉर एग्जांपल लव है, लव इज एन आइडिया, उस आइडिया के ऊपर जो है वो एक पूरा आर्ग्यूमेंट जनरेट हो सकता है। पॉवर्टी है तो पॉवर्टी जो है एक एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा एक आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है, पूरी डिटेल डिस्कशन की जा सकती है। तो ऐसे के अंदर आप किसी आइडिया को एक्सप्लेन करते हैं, या आप उसमें कोई एक्सपीरियंस जो है उसको आप क्या करते हैं, नरेट करते हैं बेस्ड ऑन दैट। वैसे ऐसे की बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, ऐसे की देयर आर मोर देन 40 टाइप्स, ऐसे की 40 से ज्यादा टाइप्स हैं। एक्सपोजिटरी है, साइंस है, कॉज एंड इफेक्ट है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट है, क्लासिफिकेशन ऐसे है, डेफिनेशन ऐसे है, बस ढेर सारी टाइप्स हैं। लेकिन उसमें से आपके सिलेबस के अंदर जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स हैं जो कि आपको बता दी चाहिए। नैरेटिव ऐसे, और इसमें एक स्टोरी बताई जाती है। नैरेटिव ऐसे जो होता है ना, उसमें क्या होता है, आप एक स्टोरी बताते हैं, जैसे अ मेमोरेबल डे, लास्ट डे ऑफ माई स्कूल, फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल, ठीक है, विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। तो इस तरह के जो एसेज होते हैं ना, दीज आर कॉल्ड नैरेटिव ऐसे, जिसमें एक कहानी बताई जा रही होती है। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एसेज होते हैं, जिसमें आप किसी पर्सन को, किसी जगह को या किसी चीज को आप जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, उसकी वजाहत देते हैं। जैसे माई फेवरेट पर्सनैलिटी, आप उसमें बताएंगे कि अच्छा मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी जो है, ठीक है, वो ऑब्वियसली वहां पे आप हो सकता है कि आपकी वो ना भी हो, तो आप वहां पे झूठ मूठ में लिख रहे हैं। तो आपको पसंद कोई और वहां पे आप जो है वो अ, तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और, वहां पे आप इस तरह से की स्टोरियां भी वहां पे चलती हैं। बहरहाल जो है आप जो भी फेवरेट पर्सनालिटी आप कहेंगे, कायद आजम है, अलामा इकबाल है, मिस्टर जिन्ना है, वगैरह वगैरह। नहीं नहीं, ये टाइप्स नहीं आती, एमसीक्यूज में ये टाइप्स नहीं आती। ठीक है। नहीं, ऐसे के इंट्रो में ये नहीं लिखना होता कि किस टाइप का ऐसे, ऐसे के इंट्रो में आपने ये नहीं लिखना कि ये फलानी टाइप का ऐसे। दैट विल बी वेरी इररेलेवेंट कि अगर आप उसमें वहां पे ऐसे के इंट्रोडक्शन में आप लिखते हैं। ठीक है, ऐसा आपने नहीं करना, ये सिर्फ आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ।
कि किस तरह के एसेज होते हैं। एक्सपोजिटरी ऐसे हो सकता है, एक्सपोजिटरी का वर्ड एक्सपोज से निकला है, जिसमें आप किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन आ जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स आ जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी आ जाता है। ठीक है, या इसी तरीके से और भी कोई टॉपिक आपको आ सकता है ना। ठीक है, पॉवर्टी है, करप्शन है, क्लाइमेट इश्यूज है, ग्लोबल वार्मिंग है, स्मोक है। ठीक है, वैसे स्मोक का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्स के हवाले से आप स्मोक पे लाजमी तैयारी कीजिएगा। जो स्मोक वाला टॉपिक है ना, इसको जरूर तैयार करना है, बाकी भी कीजिएगा लेकिन इसको भी एहतियातन जो है वो जरूर तैयार कीजिएगा। और फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ये होता है कि आपको एक ऐसा टॉपिक दिया जाता है जिसमें काइंड ऑफ एक कंट्रोवर्सी पाई जाती है, जिसमें लोगों की डबल ओपिनियन होती है, कुछ लोग उसकी फेवर में होते हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट होते हैं। जैसे रूरल वर्सेस वर्सेस अर्बन लाइफ है। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया है। ठीक है, इसी तरीके से को एजुकेशन है। तो अब कुछ लोग को एजुकेशन के हक में होंगे, कुछ लोग उसके अगेंस्ट होंगे। तो इस तरीके का आपको टॉपिक भी आ जाता है। तो अगर आप आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिख रहे होते हैं तो उसमें फिर आप क्या करते हैं, उसमें आप कोई एक साइड आप पकड़ लेते हैं। ठीक है, और फिर आप अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू को आप क्या करते हैं, वहां पे जस्टिफाई करते हैं, या आप उसको फर्दर जो है वो वहां पे डिटेल के साथ आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में मैं दर हकीकत बच्चों को बताता होता हूँ पाम रूल। ठीक है, अब मैं आपको पाम रूल समझाता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी, जी बेटा। जी बच्चे, किसी बच्चे ने कुछ सर सवाल किया? हम जैसे कि इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया जिसमें आर्गुमेंटेटिव। हाँ हाँ, जी जी। सर ये जो आर्गुमेंटेटिव है हाँ उसमें हाँ, हम कुछ पैराग्राफ्स में उसके एडवांटेजेस लिख सकते हैं और कुछ पैराग्राफ्स में उसके डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जी बेटा, यू कैन डू दैट। बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, वो ओके आपका सर। वो ना कंपेयर एंड कंट्रास्ट बन जाएगा, कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे। अच्छा, अब जो ऐसे है ना, ऐसे मैं उसका बच्चों को ना एक बताता होता हूँ पाम रूल। ठीक है, मेरा रूम आज बड़ा थोड़ा क्लमजी सा हुआ हुआ है, लेकिन आई होप कि आपको मेरी बात जो है वो समझ आ रही है। नजर आ रहा है, मैं आपको कोई लानत शानत नहीं दे रहा, सिर्फ मैं आपको अपना हाथ दिखा रहा हूँ। नजर आ रहा है मेरा हाथ? यस सर। ओके, यस सर। नाउ यू सी माय दिस थंब एंड पिंकी। आप अपनी बेशक अपने हाथ को देखें, आपका जो अंगूठा है उसका और पिंकी का जो साइज है वो सेम है या नहीं है सेम? क्यों भाई, इज दैट सेम? डिफरेंट है। ऑलमोस्ट। यस, इट्स ऑलमोस्ट सेम, इट्स एक्चुअली सेम। आपकी जो पिंकी होती है और आपका जो अंगूठा होता है, ये इन दोनों का साइज सेम होता है। और जो दरमियान वाली तीन उंगली हैं, इसमें ये जो दो उंगली हैं मिडिल फिंगर के अलावा, इन दोनों का साइज बराबर है। यस सर। और ये जो दरमियान वाली उंगली है ये सबसे बड़ी है, ऐसे ही है। यस सर। दिस इज दिस इज हाउ योर ऐसे शुड लाइक लुक लाइक। आपको नॉर्मली जो है वो 5 पैराग्राफ ऐसे लिखना होता है। आप लोगों के लेवल पे जो ऐसे होता है ना, वो 5 पैराग्राफ होता है। वैसे आप 5 से ज्यादा भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आइडियली आपका जो जो ऐसे है वो 5 पैराग्राफ होना चाहिए। और उसमें होना क्या चाहिए कि आपका जो इंट्रोडक्शन है, दैट शुड मेक द 10% ऑफ योर ऐसे। ये मैं अभी आपको जबानी समझा लूँ, फिर मैं आपको यहाँ से भी समझाता हूँ। इट शुड मेक द 10% ऑफ योर ऐसे, इंट्रोडक्शन का जो पोर्शन है। बच्चे क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन इतना लंबा लिख देते हैं, बॉडी इतनी सी होती है, और फिर आगे कंक्लूजन इतना लंबा हो जाता है। तो वो पता नहीं क्यों एक कोई ऐसे मिनियन सा बना देते हैं। तो आपने अपने ऐसे को मिनियन नहीं बनाना कि मुंह इतना बड़ा और टांगे छोटी छोटी सी, इस तरह नहीं करना। समझ आ रही है ना? तो इंट्रोडक्शन आपका छोटा सा हो। अगर आपका ऐसे लेट सपोज 300 वर्ड्स का ऐसे है, तो 300 वर्ड्स का 10% कितना बनेगा? 30 वर्ड्स। क्यों भाई? यस सर। 30 वर्ड्स यस बनेगा सर। ना। आपका बिल्कुल। 30 वर्ड का, 30 वर्ड्स का बेटा आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, 30 वर्ड्स का ही आपका कंक्लूजन होना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो 240 वर्ड्स हैं, 240 वर्ड्स के फिर आपके बॉडी के पैराग्राफ्स होने चाहिए। समझ आ रही है? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऐसे के अंदर।
आप ऐसे रैंडम नहीं लिख सकते, पहला पैराग्राफ आप अपनी मर्जी से बड़ा बना दें, दरमियान में एक छोटा बना दें, फिर बड़ा बना दें, एक छोटा बना दें, बड़ा बना दें, इस तरह नहीं करना। एक तरतीब के साथ आपने चलना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये पाम रूल जो है कि मतलब ये पहला पैराग्राफ, अगला पैराग्राफ उससे बड़ा होना चाहिए, फिर उससे अगला सबसे बड़ा होना चाहिए, फिर उसके बाद उससे अगला फिर उससे छोटा होना चाहिए, फिर उससे जो लास्ट वाला पैराग्राफ है वो आपके इंट्रोडक्शन के बराबर होना चाहिए। ये चीज इसमें आता क्या क्या मतलब, इसमें क्या आएगा, 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 ये चीज भी फिर मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही हो। यस सर। ठीक है। यस सर। यस अब सर। होता क्या है कि आपका जो इंट्रोडक्शन होता है ये बेसिकली आपके ऐसे का 10% होता है। और इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं। इंट्रोडक्शन में एक तो आती है आपकी हुक स्टेटमेंट। हुक स्टेटमेंट क्या होती है, ये जो आप यूट्यूबर की वीडियोस देखते हैं ना, तो यूट्यूबर्स क्या करते हैं, वो पहले 30 टू जो 30 टू 50 सेकेंड्स होते हैं, उसके अंदर वो कोई ऐसी बात करते हैं कि आप वो उसमें गुम हो जाते हैं और पूरी वीडियो जो है ना वो आप देख लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? हम्म। यस सर। अच्छा, यस सर। इसी तरीके से आप लोग जो एड्स देखते हैं, ऐड जो है वो हो सकता है कि 1 मिनट की ऐड हो, लेकिन उस 1 मिनट के पहले जो 5 सेकंड है उसमें वो कोई ऐसी चीज होती है ना कि आप उसमें ऐसा गुम होते हैं कि मिनट गुजर जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है। तो होता क्या है कि आपको वो पहले पहली लाइन के अंदर, हाँ जिस तरह यूट्यूब के अंदर वीडियो का जो थंबनेल होता है वो बेसिकली एक हुक होता है, उसके अंदर एक ऐसी चीज लिखी भी होती है कि आप उसमें हुक हो जाते हैं। हुक का मतलब होता है कि अगले बंदे को कैप्चर कर लेना, ऐसी बात करना, ऐसी बात करना कि अगला बंदा उसमें क्या हो जाए, उसमें उसमें हुक हो जाए। जी बिल्कुल। हमाद पूछ रहा है कि क्या हुक स्टेटमेंट जो है इट कैन बी अ क्वेश्चन। यस, हुक स्टेटमेंट जो है वो एक आपका क्वेश्चन हो सकती है, कोटेशन हो सकती है, कोई साइंटिफिक फैक्ट हो सकता है। मतलब आप इस तरीके से भी कह सकते हैं ना कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 99% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, कोई भी आगे आप इस तरह से बात कर दें। ठीक है। या इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि डू यू नो इंग्लैंड इंग्लैंड सॉ द वर्स्ट फोक ऑफ यूरोप इन 16th सेंचुरी। मतलब एक सवाल से भी आप शुरू कर सकते हैं, आप कोई साइंटिफिक फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई रिपोर्ट है उसका, उसकी जो उसकी फाइंडिंग्स हैं उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, किसी कोटेशन से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका जो हुक स्टेटमेंट है जो कि आपके ऐसे का भी ओपनिंग होता है, ठीक है, और आपके इंट्रोडक्शन का भी क्या होता है, ओपनिंग पार्ट होता है। आपने वो वाली बात तो सुनी होगी ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ऐसे जिस बंदे के पास जाएगा तो वो आपका पहला सेंटेंस तो लाजमी पढ़ेगा, और पहले सेंटेंस से ही नॉर्मली ये होता है कि इंट्रोडक्शन को देख के ही वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि ये बच्चा जो है वो इसका ऐसे किस तरीके का होगा। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस, और फिर आपने क्या करना होता है, जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक को आपने ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवाना होता है। और इसी के अंदर ही आपने जिस तरीके से पैराग्राफ के अंदर तो टॉपिक सेंटेंस होता है, ऐसे के अंदर पूरी एक थीसिस स्टेटमेंट होती है। थीसिस स्टेटमेंट क्या होता है, दैट इज बेसिकली द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऐसे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस ऐसे विल डिस्कस व्हाई एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर सक्सेस। तो ये एक एग्जांपल है, इस तरीके से आप जो है वो एक अपना बता सकते हैं कि मतलब इस पूरे ऐसे में आप दर हकीकत कहने क्या जा रहे हैं, आप करने क्या जा रहे हैं, कौन सा एंगल है या कौन सा एस्पेक्ट है या क्या वो चीज़ है जिसको आप एग्जाम्पलीफाई करने जा रहे हैं। उसके बाद आपके बॉडी पैराग्राफ्स आते हैं। बॉडी पैराग्राफ्स जो हैं उसमें क्या होता है कि हर पैराग्राफ इट शुड फोकस ऑन वन मेन पॉइंट। ठीक है। वो आगे फिर ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन है, तो उसमें पहला पैराग्राफ जो है वो हो सकता है कि एजुकेशन इंप्रूव्स नॉलेज एंड स्किल्स, या दूसरा पैराग्राफ ये हो सकता है कि इट क्रिएट्स करियर अपॉर्चुनिटीज, और तीसरी बात ये हो सकती है कि इट शेप्स सोसाइटी एंड नेशन। लेट्स सपोज ये तीन चीजें हैं जिसको आपने सोचा है कि यार मैं ना ऐसे करता हूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन है ना, तो मैं ये तीन मेजर पॉइंट्स हैं या ये तीन मेजर बातें हैं जो मैं करूंगा। तो हर बात पे अलग अलग पैराग्राफ बनाएं, हर पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेनेशन दें, एग्जाम्पल्स दें, अगले पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन दें, एग्जाम्पल दें, अगले पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन दें और एग्जाम्पल दें। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पैराग्राफ्स को, मैं बार बार इस बात पे रिपीट कर रहा हूं कि आपके एक पैराग्राफ में एक बात होनी चाहिए और वो अच्छे से डिटेल के साथ एक्सप्लेन्ड होनी चाहिए, और हर पैराग्राफ ऊपर वाले पैराग्राफ के साथ और नीचे वाले पैराग्राफ के साथ क्या कर रहा हो, लिंक कर रहा हो।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, कंक्लूजन देते हैं। और कंक्लूजन जो होता है ये बेसिकली इंट्रोडक्शन की ही, इंट्रोडक्शन को ही आप रिप्रोड्यूस करते हैं। जो आपने इंट्रोडक्शन में बात की होती है उसी की आप जो आपका जो मेन आर्ग्यूमेंट होता है उसको आप समराइज करते हैं। और आप जो रीडर है उसको आप बताते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन है तो आप उसको बताते हैं कि अगर आप एजुकेशन नहीं होगी तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और आखिरी जो आपकी जो लास्ट लाइन है ना, वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग किस्म का कंक्लूजन कंक्लूजन क्लोजिंग सेंटेंस होना चाहिए। तो आधे बच्चे तो क्या करते हैं, वो ऐसे को ना पता नहीं ऐसी जगह पे आके उसको छोड़ते हैं ना, ऐसे बेचारा कह रहा होता है सानू नहर वाले पुल ते बुला के थे, फिर माई किथे रह गया। तो आपने ऐसे को ऐसे बीच में तनहा नहीं छोड़ना। ठीक है, बिल्कुल उसको ऐसे को ना ऐसे ऐसे पॉइंट पर आकर छोड़ते हैं कि ऐसे बेचारा जो है ना अ, वो सराइकी में कहते हैं पलूते निकाल रहा होता है। पलूता किसको है कोई सराइकी क्लास में? हम्म? वो बेचारा बददुआएं दे रहा होता है ऐसे कि यार ये किस पॉइंट पे तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। लास्ट आपका जो सेंटेंस है दैट शुड बी अ पावरफुल इम्पैक्टफुल सेंटेंस, जिसमें आपकी पूरी बात दोबारा से क्या आ जाए, अच्छे से आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन इज नॉट जस्ट अ राइट बट अ नेसेसिटी फॉर अ बेटर फ्यूचर। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग पावरफुल सेंटेंस है। तो इस तरीके का आपका एक तगड़ा किस्म का जो है वो कंक्लूजन होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें हम लोग जो है वो कुछ डूज एंड डोंट्स की बात कर लेते हैं। जी जी। सर मैक्सिमम 5 पैराग्राफ्स होने चाहिए ना? नहीं, मैक्सिमम नहीं। आइडियली 5 होने चाहिए, 5 से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन आपका चूंकि होता ही 300 वर्ड्स का ऐसे है, एफएससी लेवल पे 300 वर्ड्स का ऐसे होता है, मैट्रिक लेवल पे भी 300 वर्ड्स का होता है। तो 300 वर्ड्स का ऐसे अगर आपने लिखना है तो उसके लिए आइडियली 5 पैराग्राफ्स होने चाहिए। हाँ, अगर आप सीएसएस का ऐसे लिख रहे हैं उसमें 2500 आपने 2500 का लिखना होता है, या आपकी कोई किसी और जगह पे जा रहे हैं 100 वर्ड्स 1000 वर्ड्स का 1500 वर्ड्स का, तो वहां पे तो फिर आप मल्टीपल पैराग्राफ्स बनाएंगे ना। ऑल राइट सर, थैंक यू। एक सर ऐसे में जी जी। सर जो हमारे 12th ग्रेड के या 11 10th के एसेज होते हैं उसमें कोटेशंस को कितना कंसिडर करते हैं, वो कितनी जरूरी होती हैं? कोटेशन अगर आपने सही लिखी भी हो तो फिर वो कंसीडर होती है, अगर आपने सही ना लिखी भी हो तो वो बाउंस बैक होती है। मतलब लिखना जरूरी होती हैं? जरूरी नहीं होता, अच्छा होता है। ओके, ठीक है। सही। ओके सर। हाँ, देखो आपको पता है कि हम हमारे जब कोई घर में मेहमान वगैरह आते हैं तो हम उनको अच्छे बर्तन में या अच्छे वो जो होते हैं रुमाल वगैरह या इस तरीके से अ, अच्छे तरीके से हम उनको खाना जो है वो क्यों सर्व करते हैं। हम उनको जो जो रूटीन के जो बर्तन होते हैं जिसमें हम खुद खाना खा रहे होते हैं तो उनमें क्यों नहीं डाल के देते? क्या वो बर्तन खराब होते हैं, मैले कुचैले होते हैं, इसलिए नहीं उनको दे रहे होते? क्या वजह है? जिसमें अच्छे अच्छा, से प्रेजेंट अ- करने के लिए। क्या? अच्छा इंप्रेशन देने अच्छे के लुक लिए। से प्रेजेंट करने के लिए। अच्छा इंप्रेशन देने के लिए। और उसकी बुनियादी तौर पर वजह ये होती है कि अगर खाने के अंदर कोई कमी बेशी हो, यस। ठीक है, कोई कमी बेशी हो, थोड़ी बहुत नमक कम रह गया ज्यादा रह गया, तो वो अगला बंदा उसकी प्रेजेंटेशन को देख के ना तो वो फिर बर्दाश्त कर लेता है। वो कहता है यार इतने प्यार इतने मोहब्बत से ये मतलब देखो इसने खाना बनाया है, चलो थोड़ा बहुत नमक कम रह गया है या नमक थोड़ा ज्यादा हो गया तो खैर है, ऐसे ही होता है ना। यस सर। हम्म। यस। तो होता ये है कि आप जो है वो कोटेशन ना लिखें तो भी उससे ऐसे हो जाता है। ओके। लेकिन फिर यह है कि या तो आपको अपनी लैंग्वेज के ऊपर इतनी इतनी इतना घुमंड हो आपको अपनी लैंग्वेज के ऊपर और अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर, कि आप कहें यार मैं बगैर कोटेशन की हेल्प लिए मैं इतना तगड़ा ऐसे लिखूंगा कि एग्जामिनर कहेगा यार मजा आ गया। तो कोटेशंस जो होती हैं ना, या जिस तरह उर्दू के अंदर आपके हवाला अशार होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली आपकी जो थोड़ी बहुत कोई कमी कोताही रह गई होती है उसको ये कंपनसेट करते हैं। एग्जामिनर के दिल के अंदर ना एक सॉफ्ट कॉर्नर जनरेट करते ओके सर। हैं। हाँ। और एक बच्चा, थैंक यू। हाँ, उर्दू की क्लास में ये सवाल बहुत पूछा जाता है और आज इंग्लिश में भी एक बच्चे ने पूछ लिया है। उर्दू में बच्चे पूछते हैं सर खुद से शेर लिख सकते हैं? तो अभी एक बच्चा कह रहा है कि सर कैन वी यूज सेल्फ मेड कोड्स एंड अप्रोक्सीमेट फैक्ट्स एंड फिगर्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, लेकिन जो कोटेशंस हैं वो आप अगर सेल्फ मेड कोटेशंस आप लिख रहे हैं तो फिर आप उसमें उसको किसी और के नाम के साथ मत चेपें। मतलब ये ना हो कि कोटेशन आपकी अपनी और आप कहें कि अल्लामा इकबाल ने कहा या गालिब ने कहा था।
ठीक है, गालिब ने कहा था एक दूनी दूनी दो दूनी चार, तो ऐसे नहीं करना। ठीक है, और मैं आपको कोटेशंस दे देता अल्लाह अकबर। मैं आपको बेटा कुछ कोटेशंस दे देता हूँ ना, आप उनको एक नजर देख लें, तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। ट्रांजिशनल डिवाइसेस का प्लीज बता दें कि मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए फॉर गुड इंप्रेशन। हर पैराग्राफ के अंदर कम से कम एक ट्रांजिशनल डिवाइस हो। ऐसे अगर आप लिख रहे हैं तो हर पैराग्राफ के अंदर कम से कम एक ट्रांजिशनल डिवाइस जरूर होनी चाहिए। मिनिमम वन ट्रांजिशनल डिवाइस पर पैराग्राफ। एक्सक्यूज मी सर। जी बासिफ। तो सर हम सर ऐसे में राइटिंग में सर अगर वर्ड पूरे ना हो रहे हो तो कोई मशहूर शख्सियत के बारे में थोड़ा वो दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं दे बिल्कुल भी सकते? नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि अल्लामा इकबाल वाज अ फेमस पोएट एंड ही रोट 7 बुक्स एंड हिज टॉम्ब इज इन लाहौर ही सेड। इस तरह नहीं करना आपने। नो सर, एग्जाम्पल अगर ब्रेवरी के बारे में ऐसे आ गया है तो हम मशहूर शख्सियत के हवाले दे दें कि इन्होंने इस तरह काम किया था। हाँ, वो तो दे सकते हैं, वो तो एग्जाम्पल है ना। यस, वो तो आप दे सकते हैं, वो तो तो सर आप ऐसे कोई और ऐसे भी आ गया जो रिलेटेड हुआ मशहूर शख्सियत से, तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है ना? नहीं, देखें, आपसे अगर पूछा गया है माय फेवरेट पर्सनैलिटी और आप उसमें लिख रहे हैं, लेट्स सपोज ऐसे आप लिख रहे हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु पे, तो हजरत उमर यस सर। फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु पे अगर आप लिख रहे हैं तो फिर आप हजरत उमर के ही वाकयात बताएं ना उसमें। अगर आप लेट्स सपोज बताना शुरू कर देते हैं हजरत अबू दुजाना के या हजरत अबू जरगफारी के या हजरत अबू हुरैरा के, तो वो फिर आप टॉपिक से हट जाएंगे ना। ठीक है। अल्लामा इकबाल पे आप अगर ऐसे लिख रहे हैं तो अल्लामा इकबाल पे ऐसे लिखते वक्त आप जो है ना वो उसमें कायद आजम की तारीफें ना करें ना, वो तो फिर आप इररेलेवेंट। ठीक है। हाँ, अगर एक टॉपिक ऐसा है कि जो जेनेरिक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ब्रेवरी की बात की है, ठीक है, यस या सर। लव, तो आप उसमें ये हो सकता है कि उसमें आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं। ब्रेवरी में हो सकता है कि आप सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो खैबर की का वाक़या है, वो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगेन, उसमें जो मैंने आपको पाम रूल बताया, पाम रूल बताने की वजह क्या थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक पॉइंट को तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और दूसरा पॉइंट जो है उसको आप बिल्कुल सौतेले पॉइंट की तरह ट्रीट करते हुए आग आगे बढ़े। तो आपने सारी चीज़ों के साथ जस्टिस करनी होती है और आपने बड़े एक बैलेंस तरीके से लेके चलना होता है। और सर ये जितनी भी हदीस वगैरह है कुरान पाक की आयत, इनको एज अ रेफरेंस इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल लेकिन अच्छी सर बात। वो तो करेक्ट वर्ड्स नहीं होंगे ना, तो थोड़ी अपनी ये बात बता देंगे कि ये रेफरेंस है। नहीं, देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन आपको क्यों पढ़ाई जाती है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब यही होता है कि जो डायरेक्ट नरेशन होती है उसमें आप एग्जैक्ट वर्ड्स बताते हैं, और जब आप इनडायरेक्ट नरेशन कर रहे होते हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर एग्जैक्ट वर्ड्स ना भी हों तो बात चल जाती है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ, अगर आप उसको कोटेशंस में लिख रहे हैं, कोटेशन मार्क्स में लिख रहे हैं, तो फिर तो एग्जैक्ट वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है। नो सर, अगर कोटेशन में लिखेंगे तो एग्जैक्ट वर्ड होंगे। हाँ, देखे ना, अब तो दो तरीके कार हो सकते हैं ना, कि जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि कुरान कुरान सेज, ठीक है, अल्लाह इज वन। ठीक है। ठीक है। और यस दूसरा सर। ये हो सकता है कि कुरान हैज कुरान हैज क्लियरली अटेस्टेड द वननेस अल्लाह अलमाइटी। अब जब मैं कोटेशन कह रहा हूं तो फिर अल्लाह उस समद की मुझे एग्जैक्ट ट्रांसलेशन देनी पड़ेगी। ओके सर, तो और जब मैं उसको मैं आपके इनडायरेक्ट, पॉइंट को समझ गया हूँ। हाँ ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर जिना सेड, ठीक है, मिस्टर जिना सेड वर्क, या फॉर एग्जांपल देयर इज नथिंग ऑन दिस अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। ठीक है। और दूसरा ये हो यस सकता सर। है कि मिस्टर जिना वाज रेजोलूट, ठीक है, रेजोलूट इन हिज स्टांस एंड क्लियरली asserted that Pakistan would be so great in coming days
that no nation or external factor will be able to threaten the identity and existence of पाकिस्तान। ठीक है, अब ये जो ऊपर बात की गई थी उसी बात को मैंने अपने अल्फाज में कहा है। तो सर फिर ये बेटर होगा अगर कोटेशन में ना लिखें। अब आप, ये आपकी अपनी मर्जी है, ये स्पेलिंग मिस्टेक्स बीच में जो हुई हैं इनको आप इग्नोर कीजिएगा। वो बंदा टाइप ओके कर रहा सर। होता है ना, तो हाँ, टाइपिंग करते हुए फिर वो हो जाती है। आई होप कि सबको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। यस सर। यस हाँ। सर। हाँ, तो बजाय इसके कि आप जो है ना वो कहें कि कायदे आजम ने फरमाया मिस्टर जिनास साहब तू लंघ जा साड़ी खैर है, तो मतलब ये तो कोई बात नहीं बनेगी ना कि आप वो बात किसी की और आप किसी के साथ उसको चेप रहे हैं। समझ आ रही है ना? तो उस तरह आपने नहीं करना। व्हेन यू से कोटेशन तो देन यू शुड गिव द प्रॉपर रेफरेंस। अच्छा, अब लेट्स टॉक अबाउट द डूज एंड डोंट्स। सबसे पहले नंबर तो बात यह है कि आपने प्रैक्टिस करनी होती है, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, इफ यू हैवंट बीन डूइंग इन द प्रीवियस डेज, तो आज से एक हैबिट बना लें कि डेली का सिर्फ आधा घंटा डेडिकेट कर दें। सिर्फ पेज उठाएं, जो कुछ आप अपने सिर्फ दिन की जो रूटीन है वो उसको लिखना शुरू करते हैं। Sir, second one, without exact words and explain it instead, would this be taken as quote? No, it won't be taken as a quote. It will be taken as a reference. कोट में और रेफरेंस में फर्क होता है। इट इज अ रेफरेंस, इट्स नॉट अ कोट। ये एक रेफरेंस है। ठीक है हमाद बेटा, दिस इज अ रेफरेंस। दिस इज एन आर्ग्यूमेंट आप इसको कह सकते हैं, ये एक एविडेंस आप इसको कह सकते हैं। यस यस बेटा, मैं पीडीएफ शेयर करूंगा। आई शेयर दिस पीडीएफ। अच्छा, आपने क्या करना है, वहां पे लिखने से पहले लिखने से पहले आपने वहां पे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और आपने एक आउटलाइन जनरेट करनी है कि यार मैं ये बातें करूंगा, दिस इज हाउ आई एम गोना राइट। ऐसे ही ना मतलब लिखना शुरू करते हैं, सोचे समझे बगैर, आप प्लान किए बगैर आप उसको लिखना शुरू करते हैं, ऐसे नहीं करना। फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है। ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है। वो जो आप वो बीच में पता नहीं ये इस तरीके से लंबाओ फॉर रियल, ठीक है, और इसी तरीके से ब्रो, कूल, ठीक है, इसी तरीके से यू नो पूकी, इस तरह के वर्ड्स नहीं आपने वहां पे लिखने। बाई, तो ये जो आप पता नहीं अजीबो गरीब किस्म की दुनिया में आप लैंग्वेज जनरेट करते रहते हैं, वो वाली लैंग्वेज वहां पे नहीं लिखनी। ठीक है, ये ना हो कि वहां पे आप लिख रहे हो कि कायद आजम वाज फूकी। ठीक है, मिस्टर चिनाव वाज अ फूकी कैरेक्टर। ठीक है, तो इस तरह नहीं करना वहां पे आपने, प्लीज। ठीक है, ये वाली अंग्रेजी जो है ये आपने घर छोड़ के जानी है। तो यू हैव टू अवॉइड यूजिंग स्लैंग्स। यस, हाँ, जिना हैड अ स्ट्रॉन्ग ऑरा। ठीक है, जिनाज पर्सनैलिटी वाज लेजिट। ठीक है, जिनाज पर्सनैलिटी वाज लेजिट। इस तरह आपने नहीं करना। अच्छा, बिलाल पूछ रहा है कि एफ आर क्या होता है। एफ आर होता है फॉर रियल। यार ये क्या मतलब, मुझे जैन जी को जैन जी की इंग्लिश बतानी पड़ेगी। अच्छा, और टॉपिक सेंटेंस जो है उसको आपने क्लियरली आपने लिखना है। टॉपिक सेंटेंस आपका क्लियर होना चाहिए। और सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो आपका उसके अंदर वैरायटी होनी चाहिए। छोटे सेंटेंसेस भी हों, बड़े भी हों, एक एक वैरायटी जो है वो आपके ऐसे के अंदर नजर आनी चाहिए। एक जैसे सेंटेंसेस ना बनाएं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज करें, एग्जाम्पल्स एविडेंसेस यूज करें, और उसको एक दफा लिखने के बाद जरूर पढ़ें। नहीं, लेजिटिमेट भी इस्तेमाल नहीं कर सकते ना हमाद, लेजिटिमेट भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि कायद आजम वॉज लेजिटिमेट लीडर। ठीक है, ग्रेट लीडर, इंस्पायरिंग लीडर, ठीक है, कैरिज्मेटिक आप वर्ड यूज कर सकते हैं, कैरिज्मेटिक लीडर। जो एकेडमिक लैंग्वेज होती है उसकी उसी के आपने जॉर्गन्स जो होते हैं उनको यूज करना होता है। बिलाल ने सारी क्लासेस नहीं ली और लास्ट क्लास में बिलाल आ गया। मैं अभी बिलाल आपकी शिकायत लेके इस क्लास के बाद पहुंचने ही वाला था कि आप आ गए हो क्लास में। ओके। अच्छा, इसके अलावा आपने बेटा प्रूफ रीड जरूर करना होता है। दीज आर सम ऑफ द डूज।
प्रूफ रीडिंग आपने जरूर करनी होती है, क्योंकि छोटे छोटी बात दफा मिस्टेक्स रह जाती हैं किसी वर्ड का, जैसे रेजोलूट है तो बाज दफा ये आखिर में जो ई आता है, आखिर में जो वर्ड्स आते हैं ना, ये अक्सर इनको हम लोग स्किप कर जाते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल का हो सकता है आपने एल ना लगाया हो। छोटी छोटी गलतियां होती हैं, उनको आप देख लेते हैं। एक दफा ऐसे वाला या जितने भी आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनको एक दफा जरूर प्रूफ रीड किया करें। अच्छा, डॉट्स क्या है, क्या चीजें आपने नहीं करनी? ऑफ टॉपिक नहीं जाना, यू हैव टू स्टिक टू योर मेन आइडिया, इधर उधर नहीं भटकना। और डोंट यूज टू मैनी लॉन्ग सेंटेंसेस, बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं बनाने। यू हैव टू कीप इट क्लियर, यू हैव टू कीप इट रीडेबल, एंड यू हैव टू अवॉइड वीक आर्ग्यूमेंट्स। मतलब ऐसी बात आपने नहीं करनी कि जो जो एक आर्ग्यूमेंट के तौर पर ली ना जा सकती। ये एक्सक्यूज जो मी ट्रक सर। जी, सर आपने ना ये पैराग्राफ राइटिंग का पैटर्न बताया है कि मैक्सिमम 120 वर्ड्स होने चाहिए। नहीं 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 यार, देखो अब पता नहीं आप लोग मेरी बात को इस तरह से समझते, मतलब बात को अपना रंग क्यों देते हो। बेटा मैं आपको कह रहा था कि आपके पेपर के अंदर जो पैराग्राफ राइटिंग होती है, उसमें नॉर्मली आपको 120 to 150 वर्ड का पैराग्राफ लिखने के लिए कहा जाता है। मैं ये कह रहा था, मैं ये नहीं कह रहा था कि पैराग्राफ जो है वो इससे इससे लंबा होता ही नहीं है। आई वॉज नॉट सेइंग दैट। ठीक है, जो बेटा जो मैं बात कर रहा था ना, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंग्लिश का पेपर है। मैं ओपन कर लेता हूँ ना ताकि सर आपको। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो ई शीट की वन साइड नहीं होती, हाँ हाँ। तो मैंने सर वो कंप्लीट लिखी थी, मुझे पता है पैटर्न का, और 2 पैराग्राफ में लिखे थे। सर ने ना 3 मार्क्स डिडक्ट कर लिए, कहता है ये बहुत लॉन्ग लिख दिया है। तो फिर इस और ऐसे में फर्क क्या हुआ? आपको कम से कम 1/3 लिखना चाहिए ई शीट का पेज को। नहीं यार, ये देखो ना कि पैराग्राफ अगर आपने लिखना है तो राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 to 80 to 100 वर्ड्स। तो 80 to 100 वर्ड्स का आपने पैराग्राफ लिखना है। इसी तरीके से अगर हम लोग ऐसे की बात करें तो ऐसे जो है वो सेकंड ईयर के अंदर जो है वो 300 वर्ड्स का मैक्सिमम होता है, और सेकंड ईयर के अंदर भी इसी तरीके से 300 वर्ड्स का होता है। देखे ना, ये सेकंड और, ईयर है। और सर ये जो 80 to 100 वर्ड्स हैं, इनको 40-40 वर्ड्स में 2 पैराग्राफ में लिख दें तो कोई इशू तो नहीं है? है इशू, मैंने अभी आपको नहीं बताया कि आपने सिर्फ सिंगल वन पैराग्राफ बनाना होता है। लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने क्या बताया आपको कि दिस इज बेसिकली, इट इज इट इज कोहेरेंट, इट इज यूनिफाइड एंड इट इज वेल वेल डेवलप्ड, कि आपने एक ही पैराग्राफ बनाना होता है। और अगर आप में से कोई बच्चा मेरी बात को सुन रहा था तो वहां पे भी मैंने बताया था कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ के ही दो आगे, पैराग्राफ के अंदर दो पैराग्राफ बना देते हैं, तो वो नहीं करना आपने। ओके सर, माय मिस्टेक, सॉरी। नो नो, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। Sir, in थैंक essay, यू। for example, power of reading books. So I gave reference quotes from three books in Sanders: Atomic Habits, 48 Laws of Power, Art of War. Will this be taken as positive sentiment or negative? Obviously, आपने किताबों में से references दिए हैं तो it will be taken as positive. अच्छा, अब मुझे पता था क्योंकि बच्चा ये सवाल पूछेगा कि 100 to 80 to 100 वर्ड्स की लाइंस कितनी बनती हैं। अब देखो, लाइंस जो हैं वो तो हर बच्चे की अपनी अपना हर बच्चे का स्टाइल होता है ना लिखने का। कुछ बच्चे जो हैं वो छोटा लिखते हैं, कुछ बच्चे बच्चे बड़ा लिखते हैं। ठीक है, आप देखें ना कि जैसे फॉर एग्जांपल ये बच्चा है, मैं सिर्फ रैंडमली आप लोगों के पेपर्स ही आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूँ। अब इसमें देखें ना कि इसकी राइटिंग स्टाइल में, और मिसाल के तौर पर ये बच्चा है, अब इनका राइटिंग स्टाइल डिफरेंट है। ठीक है, इसके हो सकता है कि एक लाइन के ऊपर थोड़े वर्ड्स आ रहे हों, इसके हो सकता है ज्यादा आ रहे हों। हमाद का ही पेपर, हमाद ने सवाल पूछा था, हमाद का ही पेपर आ गया, सॉरी महद ने सवाल पूछा था। तो अब ये देखें ना कि हर बच्चे का जो राइटिंग स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है। आपने नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करना है। नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। उसका तरीका ये होता है कि आप ऑन एवरेज अपने अपने राइटिंग स्टाइल के मुताबिक देख लें कि पर लाइन आपके कितने वर्ड्स आ रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 10, इसका मतलब ये है कि ऑन एवरेज इसके एक लाइन के ऊपर 8 वर्ड्स होते हैं। एक लाइन के ऊपर इसके 8 वर्ड्स होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो पैराग्राफ है वो कम से कम 10 लाइन्स का होना चाहिए। कम से कम 10 लाइन्स का इसका पैराग्राफ होना चाहिए। तो दिस इज हाउ यू यू चेक दीज टाइप ऑफ थिंग्स। अच्छा, अब इसको कंक्लूड करते हैं जल्दी से। तो रेपिटेशन आपने नहीं करनी होती, टू मैनी लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, वीक आर्ग्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए, डू नॉट यूज पर्सनल ओपिनियंस अनलेस रिक्वायर्ड। अपनी जाती राय उस वक्त तक ना दें जब तक वो जरूरी ना हो। ठीक है, मेरी राय में ये है, इन माय ओपिनियन, अवॉइड करें इसको। कोशिश करें कि अपने अपने बात को बाकी जो एक्सटर्नल जो
रेफरेंसेस हैं, बुक्स के रेफरेंसेस हैं, या रिसर्चेस के रेफरेंसेस हैं, कोटेशंस हैं, उससे अपनी बात जो है उसको आप वाजे करें एग्जांपल्स के थ्रू। सर देर इज अ डाउट, व्हाट इज द डाउट, क्या डाउट है? जी हमाद। सर क्या पैराग्राफ 120 वर्ड्स लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। सर देन कैन आई राइट दैट आई हैव रेड फॉलोइंग बुक्स? नहीं, नहीं, ये देखें ये इररेलेवेंट है ना, आप क्यों बताएंगे कि मैंने ये किताबें पढ़ी हुई हैं? दैट्स इररेलेवेंट। यू सिंपली, यू सिंपली नीड टू गिव द कोट्स, मैंने ये किताबें पढ़ी हैं और उसमें ये चीज, नो, दैट इज इररेलेवेंट, इररेलेवेंट हो जाएगा। सर कल के टास्क में मेरे रिपोर्ट में 4 मार्क्स थे आउट ऑफ 8। आपने कहा था कि कुछ ग्रामेटिकल एरर्स हैं। सर प्लीज आप बता सकते हैं कि कैसे ठीक करें? तो वो मैंने हाईलाइट की हुई थी ना, आपकी जो मिस्टेक्स थी आप उनको देखें, उनको अंडरस्टैंड करें और उनको अवॉइड करें नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट आपकी जो असेसमेंट्स होंगी। अच्छा, अब इसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं बच्चों की, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीक थीसिस स्टेटमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन इज गुड फॉर पीपल, तो अब ये क्या है? दिस इज वेरी वेग। Education is essential because it improves knowledge, creates career opportunities, and strengthens society. Now, this can be a better thesis statement. Clarity है इसके अंदर। फिर बच्चे क्या करते हैं? ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज नहीं करते। जैसे एजुकेशन हेल्प्स पीपल गेट जॉब्स, इट ऑल्सो इम्प्रूव्स इट इम्प्रूव्स इट ऑल्सो इम्प्रूव्स सोसाइटी। तो आप इसको करें कि एजुकेशन हेल्प्स पीपल गेट जॉब्स, मोर ओवर इट इम्प्रूव सोसाइटी बाय फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड लीडरशिप। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज करें। सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे रीडिंग बुक्स आर वेरी हेल्पफुल, तो रीडिंग बुक्स जो है दैट इज अ जेरेंट फ्रेज, तो रीडिंग बुक्स इज वेरी हेल्पफुल। तो जो स्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको आप जो है वो इम्प्रूव करें। और हाउ हाउ यू कैन इम्प्रूव, कैसे आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं? तो भाई सबसे पहले है प्रैक्टिस। डेली का एक पैराग्राफ लिखें डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है? किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है वो आप कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है? ठीक है। अच्छा, क्लास में आ गया कोई शैतान, ला हौला वला कुव्वता पढ़ लें सारे बच्चे। अच्छा, हमारी एकेडमी का एक रूल है कि क्लास में कोई इस तरह से कोई आ जाए बच्चा, तो हम उसको निकालते नहीं हैं। नॉर्मली होता है ना कि उसको किक ऑफ कर देते हैं, तो वी डोंट डू दैट। ठीक है, वी लेट दैट चाइल्ड स्टे देयर, ताकि हो सकता है कि वो इन्वायरमेंट से थोड़ा सा उसका उसके ऊपर उस पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, और हो सकता है कि वो नेक्स्ट इस तरह की हरकत जो है वो ना करे। तो मोस्टली जो है वो अटेंशन सीकर्स होते हैं, लाइफ में कुछ होता नहीं है, ठीक है? तो वो उनको लग रहा होता है कि यार हम जाएंगे क्लास में, ठीक है, तो वहां जाके हम पंगा करेंगे, तो वो उनकी ना छोटी सी उनकी पर्सनैलिटी होती है, तो वो ग्रेटिफाई हो जाती है, उनको लग रहा होता है यार मैंने बहुत बड़ा कारनामा कर लिया। तो इसलिए वी लेट दैट काइंड ऑफ पीपल स्टे इन द क्लास। ओके, देखा, थोड़ी सी रोस्टिंग की है, भाग गया। तो आर्टिकल्स पढ़ें, एसेस पढ़ें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, क्योंकि देखो, अगर आप अपने आप को बेटा एक बंद कमरे में बंद रखेंगे, ठीक है, और आप इंस्टा पे जाके सिर्फ मीम्स ही देखेंगे, इंस्टा पे जाके आप सिर्फ जो है वो सेलिब्रिटीज को या फॉलो करेंगे, ठीक है, आप सिर्फ जो है वो डक्की के, रजब के, शानदार मोबाइल्स के सिर्फ आप ब्लॉग्स देखते रहेंगे, तो आपकी अंग्रेजी कैसे इंप्रूव होगी? आपका रिटर्न स्ट्रक्चर जो है वो कैसे इंप्रूव होगा? आपको दुनिया कैसे पता चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, अगर आप अपने आप को इस तरीके के कंटेंट में ही सिर्फ सराउंड करके रखेंगे? आप देखें, आप एंटरटेन भी करें खुद को, आप मीम्स भी देखें, जोक्स भी देखें, व्लॉग्स भी देखें, सारा कुछ करें, लेकिन साथ ही साथ अपनी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उस पर भी काम करें। जब आपके पास वैसे आपकी आपके आपके पास इल्म होता है ना, उसके बाद आप मजाक करते हैं ना, तो लोग आपके मजाक को इंजॉय करते हैं। और अगर आपके पास सिर्फ जोक्स होते हैं, सिर्फ मीम्स होती हैं ना, तो फिर आप जोकर लगते हैं, ठीक है, फिर आप एक लाफिंग स्टॉक बन जाते हैं। इसलिए आप मीम्स भी देखें, आप जो है वो जो भी आप मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स आप कायम रखें, ठीक है? रब रब तो स्ट्रीका कायम रखे। वो हमारे टाइम पे होता था रब तो जवानियां कायम रखे, हमें दुआ लोग देते थे कि यार अल्लाह आपकी जवानी कायम रखे। तो आजकल ये होता है कि अल्लाह आपकी स्ट्रीक कायम रखे। तो भाई अल्लाह आपकी स्ट्रीक्स कायम रखे स्नैपचैट पे, लेकिन साथ साथ जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम किया करें, यस सर। ठीक है? तो ये चीज भी जरूरी होती है। अपने एसेस जो हैं, अपने एसेस को रीराइट करें, ठीक है? मेरे पास एक स्टूडेंट आई आइल्स के लिए, तो उसको मैंने कहा कि शी हैड जस्ट डन हर HSSC,
तो उसने आइल्स देना था, फिर उसने बाहर स्कॉलरशिप के लिए जाना था। तो मैंने उसे कहा कि बेटा आप ऐसे करें कि आप जाएं, आपके जो मैट्रिक के, इंटरमीडिएट के आपके जो टेस्ट वगैरह हुए थे, उसमें अगर आपके पास कोई भी अपनी राइटिंग पड़ी है तो उसको आप निकालें। तो शी वाज अमेज्ड कि मतलब ये आइल्स के साथ मेरी पुरानी 4 साल 5 साल पुरानी मेरी जो राइटिंग है उसके साथ मेरा क्या ताल्लुक है। अच्छा, वो उसको कुछ मिल गई, नोट्स बुक्स वगैरह मिल गई उसको, अपनी वो चीज़ें वगैरह मिल गई कुछ। अच्छा, मैंने उसे कहा कि आप ऐसे करो कि आप वो वाले जो टॉपिक हैं उन टॉपिक्स के ऊपर दोबारा लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन है या लाइब्रेरीज है या कोई भी टॉपिक है, तो उसके ऊपर जो है वो दोबारा लिखो। अच्छा, शी रोट, एंड देन आई सेड कि अब जो आपने अभी लिखा है इसको आप अपने पुराने राइटअप्स के साथ कंपेयर करो। तो इससे उसको कॉन्फिडेंस मिला कि यार मैं तो इस तरह की होती थी, मतलब 4 साल पहले मैं इस तरह की अंग्रेजी लिखती थी, तो अब तो मेरी अंग्रेजी बहुत इंप्रूव हो गई है। तो उसको ना ये कॉन्फिडेंस आ गया कि सर मैं कर लूंगी। जब व्हेन शी केम तो शी वाज के पता नहीं सर कैसे होगा, मैंने सुना है बहुत मुश्किल होता है, मुझे इतने बैंड्स चाहिए, पता नहीं मेरे कैसे आएंगे। लेकिन जैसे मैंने उसको ये एक्टिविटी करवाई तो उससे उसके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मैंने मतलब मैंने तो बहुत इंप्रूव किया है पिछले 2-3 सालों में अपने आप को। तो आप अपने ही लिखे हुए जो एसेज हैं उनको दोबारा लिखें, उन्हीं टॉपिक्स पे दोबारा लिखें और उसको अपने आप अपने पुराने के साथ कंपेयर करें। आपको एक एक यू विल फील पॉजिटिव अबाउट इट। और अपने टीचर से, अपने जो पीयर्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ आप डिस्कशन करें, आप अपना अपने जो राइटअप्स हैं वो चेक करवाएं, अपने बड़े बहन भाइयों को चेक करवाएं, बाबा को चेक करवाएं, मामा को चेक करवाएं, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो। ठीक है। तो यार हमारे टाइम पे पता है क्या होता था, हमें एक उस्ताद मिल जाता था, कुछ सीनियर मिल जाता था ना, तो हम सवाल नहीं भी होता था ना तो हम सवाल पूछ लेते थे कि यार एक पढ़ा लिखा बंदा है, मेरे मुझसे ज्यादा इसके पास इल्म है, तो अगर वो मेरे सामने से, ये ऐसा ही है कि जैसे आपके सामने से एक किसी चीज की सेल लगी हुई हो और आप उसमें से कोई फायदा ना उठा सकें, तो कोई भी आपको आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा मिलता है तो उससे कोई सवाल पूछ लें, उसके साथ कोई डिस्कशन कर लें, ताकि आप अपनी पर्सनैलिटी जो है उसको हर वक्त जो है वो इंप्रूव करने में लगे रहें। अच्छा, कितने उसके बैंड आए थे उसके? 7 7 उसका आ गया था, उसको 6.5 चाहिए था एंड शी स्कोर्ड 7। नाउ द फाइनल वर्ड इज, अब इसको पूरे लेक्चर को हम लोग जो है वो समअप करते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको कुछ कोटेशंस वगैरह देके लेक्चर को एंड करूंगा। एसे एंड पैराग्राफ राइटिंग इज ऑल अबाउट क्लैरिटी, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स। ये 3 चीजें हैं जिसके ऊपर आपको आपका ऐसे चेक होता है। क्लैरिटी कितनी है, स्ट्रक्चर कैसा है, और आपके आर्ग्यूमेंट्स जो है उसमें कितनी जान है। विद रेगुलर प्रैक्टिस एंड केयरफुल प्लानिंग एवरी वन कैन बिकम अ बेटर राइटर। तो आप जो है वो राइट स्ट्रक्चर को यूज करें, कॉमन मिस्टेक से बचें, और हमेशा अपने काम को रिवाइज करते रहें। पेपर के अंदर जब आप बैठे हुए होंगे तो कम से कम उसको एक दफा तो वहां पे जरूर चढ़ें। एक दफा जब आप उसको पढ़ लेंगे तो इससे ये होगा कि आपको एटलीस्ट 2-4 मिस्टेक्स तो आप अपनी उधर ही करेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी क्विक रिकैप पे। तो पैराग्राफ में क्या होता है, एक मेन आइडिया होता है जिसमें टॉपिक सेंटेंस होता है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं और कंक्लूजन होता है। ऐसे जो है ये स्ट्रक्चर्ड होता है, इसमें इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं और फिर कंक्लूजन होता है। डूज क्या है, प्लान करें अपने ऐसे को, वहां पे पेपर में बैठे हुए भी प्लानिंग करके कि यार ये चीजें मैं लिखूंगा। ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज करें, एग्जांपल्स दें और उसको वहां पे प्रूफ रीड जरूर करें। डॉट्स क्या है, टॉपिक से ना हटें, आइडियाज को रिपीट ना करें, और इनफॉर्मल लैंग्वेज जो है उसको आपने वहां पे रिपीट यूज नहीं करना बिल्कुल भी। एंड हेयर आर द कोटेशंस। अब यहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज, जैसे एजुकेशन का टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, एजुकेशन है, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग है, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स है, तो उसके ऊपर 3 कोट्स हैं। फिर उसके बाद आपको लेट्स सपोज पाकिस्तान के ऊपर आ जाता है, पेट्रियोटिज्म पे, लव फॉर लैंड के ऊपर आपको टॉपिक आ जाता है, मतलब पाकिस्तान से मुतल्लिक, पाकिस्तान की सलामती से मुतल्लिक, पाकिस्तान की अफवाज के मुतल्लिक, ये किसी भी तरीके से आपको हुब्बुल वतनी से मिलता जुलता आपको कोई टॉपिक आ जाता है, तो उसके लिए ये 3 जो है वो कोटेशंस हैं। ठीक है। और उसके बाद सोशल इश्यूज जो होते हैं, करप्शन है, पोल्यूशन है, नेपोटिज्म है, पॉवर्टी है, इस तरह के किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको आता है तो उसके लिए ये 3 कोटेशंस हैं। सोशल मीडिया और उसका जो इम्पैक्ट है लाइफ के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके लिए ये 3 कोटेशंस हैं। फिर आपको माई एम इन लाइफ, माई एम्बिशन इन लाइफ, माई गोल इन लाइफ, इसके ऊपर आपको आता है तो उसके लिए ये 3 कोटेशंस हैं। फेवरेट पर्सनैलिटी के लिए ये 3 कोटेशंस हैं। मेमोरेबल डे यानी कि लास्ट डे एट स्कूल, लास्ट डे एट कॉलेज, ठीक है, माई माई फर्स्ट डे, या इस तरीके से, या हिस्टोरिक विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, इस तरीके का कोई भी आपको नैरेटिव राइटिंग आती है तो उसके लिए आप ये 3 कोटेशन यूज कर सकते हैं। मुस्लिम यूनिटी पे आपको टॉपिक आ सकता है क्योंकि ये जो फलस्तीन का मसला हुआ है और बाकी सारी चीजें,
तो मुस्लिम यूनिटी के ऊपर अगर आपको टॉपिक आता है तो उसके लिए आप जो है वो ये तीन कोटेशंस जो है वो आप इनको यूज कर सकते हैं। स्पोर्ट्स के ऊपर, गेम्स के ऊपर आपको आ सकता है तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। और बाकी जो क्लाइमेट इश्यूज हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, स्मोक है, उसके ऊपर आता है तो उसके लिए आप ये तीन कोटेशंस यूज कर सकते हैं। तो मैं इस थोड़े से वक्त में बेटा 1 घंटे में आप लोगों के लिए इतना ही कर सकता था। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ तो इससे समझ आ गई होगी, कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। एक्सक्यूज मी सर। सर बच्चे, पहले नवाल और फिर हसीबा। सर मुझे पूछना था, जैसे जब हम कोई कोटेशन लिखते हैं तो उसके नीचे मतलब राइटर का नाम करना मतलब जरूरी होता है? बेहतर होता है, आप लिख दें तो अच्छा होता है। तो ठीक सर है। अगर ना लिखें तो मतलब कोई मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा यहाँ? नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है, आप उसमें फिर उसको मैनेज करते हैं ना, आप उसको लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू अ फेमस फिलोसफर या समवन वाइजली सेड। यस ठीक है। सर। जी हसीबा, अब आप पूछें। सर पैराग्राफ में कोटेशंस लिखते हैं पैराग्राफ राइटिंग लिख सकते हैं, पैराग्राफ राइटिंग में कोटेशन आप दे सकते हैं, बट वन, में? नॉट मोर देन वन। लेकिन सर उसमें इतनी कंपलसरी नहीं होती। कंपल्सरी नहीं होती। पैराग्राफ बेटा 100 वर्ड्स होते हैं, 100 वर्ड्स में आप कोटेशन लिखेंगे, हो सकता है 30 वर्ड्स की कोटेशन हो, तो फिर क्या फायदा होगा? फिर आप आपका अपना उसमें वो इसको हम लोग बोलते हैं ऑथर वॉइस। ऑथर वॉइस फिर उसमें आपकी रह जाएगी। ऑथर वॉइस से मुराद ये होता है कि आप लिख रहे हैं तो आपका भी कुछ उसमें आपकी अपनी रिफ्लेक्शन भी नजर आनी चाहिए ना। ये तो ना हो कि आप सिर्फ 10 कोटेशन वहां पे लिख दें और बस आप कहें ये मेरा ऐसे हो गया, वर्ड्स पूरे हो गए। ओके सर अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड्स याद ना हो तो विदाउट इन्वर्टेड कॉमास कैन बी यूज इट। एग्जैक्ट वर्ड्स, हाँ। हाँ, एग्जैक्ट वर्ड्स हो तो फिर आप, नहीं एग्जैक्ट वर्ड्स होंगे तो फिर आप उसको विदाउट कॉमास क्यों यूज करोगे, मुझे बताओ। हमार मुझे लगता है आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो हमार बेटा, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो। ठीक है, इतनी ओवर थिंकिंग मत किया करो। ऑल राइट। सर एक दफा ओवरऑल बता दें प्लीज, कॉमन मिस्टेक्स। यार, किसकी कॉमन मिस्टेक्स? ऐसे राइटिंग की कॉमन मिस्टेक्स? सर रिपोर्ट में जो मिडिल वाला रिपोर्ट का पैराग्राफ था उसमें काफी ज्यादा मिस्टेक्स थी मेरी, तो प्लीज उसके यार आपकी रिपोर्ट रिलेटेड में अगर बहुत बता ज्यादा, दें। आपकी रिपोर्ट में बेटा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे। अब मैं, मेरा असल में मसला ये होता है कि आई डू थिंक आई आई आइदर डू थिंग्स इन डिटेल और आई डोंट डू थिंग्स। तो अब मुझे ये है कि मैं आपको चलो जल्दी जल्दी बता देता हूँ। मेरी अभी 7:20 पे आई हैव टू स्टार्ट अनदर क्लास। अब इसमें यहाँ पे देखें ना, जैसे इफ वी लेट्स लेट्स सपोज इफ वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो अब इसमें आपने रिपोर्ट का यहाँ पे हेडिंग दी है, तो आप यहाँ से नीचे से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें। ठीक है। फिर आप कह रही हो कि देयर आर सच टाइप ऑफ इश्यूज। सच टाइप ऑफ इश्यूज आप तब बताते होते हैं जब आप इश्यूज पहले बता रहे होते हैं, बता चुके होते हैं, फिर हम सच लगाते होते हैं। देयर आर वेरियस इश्यूज दैट आर इमर्जिंग विच आर हार्मफुल, विच आर हार्मिंग, हार्मिंग तो वर्ड ही नहीं होता, विच आर हार्मफुल टू द डिसिप्लिन ऑफ कॉलेज। अभी देखें ना, विच आर हार्मिंग डे बाय डे, तो ये बिल्कुल एक वीक सेंटेंस है। अच्छा, सच एज बंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स। बंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स क्या होता है? मतलब बच्चों की बंकिंग, बंकिंग ऑफ लेक्चर्स बाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बंक बंक नहीं होते होते, लेक्चर्स बंक होते होते हैं, और बंक करने वाले स्टूडेंट्स होते होते हैं। तो ये होना चाहिए बंकिंग ऑफ लेक्चर्स बाय स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे ऊपर हाईलाइट भी की हुई थी, लिखी भी थी आपकी मिस्टेक्स। अच्छा, फिर उसके बाद नॉट ओरिएंटेड इन अ प्रॉपर लाइन, क्या मतलब है इसका? तो ये देखें, आपका जो स्टार्ट था इसमें एक बड़ा एक हौच पौच था, बड़ी एक जिस तरह तो होता है ना कि अर्जेंसी थी, कि जैसे बहुत अर्जेंटली आपने लिखा है या बहुत एक ना एक हेस्टीली आपने चीजों को लिखा है। फिर उसके बाद इसी तरीके से कॉजेज ऑफ इनडिसिप्लिन, देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ इनडिसिप्लिन फॉर एग्जाम्पल। तो अब अगर आप कॉजेज बता रहे हो तो आप उनकी उसकी एग्जाम्पल तो नहीं देते ना। एग्जाम्पल तो आप देते हैं जब आप कोई चीज बता रहे होते हैं जिसको, जिसकी वजाहत एग्जाम्पल के साथ दी जा सकती हो। यहाँ पे आपने उन कॉजेज को लिस्ट करना है, सच एज, नेमली। इस तरह की ट्रांजिशनल डिवाइस यहाँ पे यूज होगी, क्योंकि आप जो है वो एग्जाम्पल नहीं दे रहे, आप उसी चीज की लिस्ट बता रहे हो। अच्छा, फिर इसी तरीके से लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, दैट हाउ डिसिप्लिन प्लेज अ मेजर रोल। अब इस सेंटेंस की यहाँ पे कोई कोई मुझे इसकी कोई वजह समझ नहीं आती।
कोई इसकी मुझे यहाँ पे कोई रीजन समझ नहीं आती। अभी शायद आपको ये भी लग रहा होगा कि मैं बहुत आपको हार्शली जो है वो चीज़ें बता रहा हूँ, बट दिस इज हाउ आई डू व्हेन आई डू द एनालिसिस। तो एनालिसिस में मैं बहुत रुथलेस तरीके से एनालिसिस देता हूँ बच्चों को। यही वजह है कि हमारी अभी 9th 10th की शुरू होने वाली हैं असेसमेंट्स, फिर आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की होंगी। मैं तो बच्चों को असेसमेंट्स में गंदा कर देता हूँ पकड़ के। और लेट मी टेल यू दिस, यही वो ऑनेस्टी होती है जो जो बच्चों को जाके ना, जो बच्चों को जिसमें फायदा होता है। आई एम नॉट दैट टीचर कि मैं अभी कहूँ आपको कहूँ जबरदस्त यार आपने बहुत अच्छा किया और आपके नंबर आए बाद में 45। अभी मैं आपको आपका मैं ऑपरेशन करूंगा, अभी मैं आपकी एक एक मिस्टेक पे डांटूंगा आपको, आपको पेपर आपका मैं लालो लाल करूंगा। और तब ही जाके आपकी इंप्रूवमेंट के चांसेस जो हैं वो देन एंड ओनली देन देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि आप इन मिस्टेक्स जो हैं उनसे कुछ लर्न करें और आप इन मिस्टेक्स को दोबारा से अपने पेपर के अंदर रिपीट ना करें। और ये ज़रूरी होता है कि जब तक आप किसी बंदे को उसकी गलती जो है वो एक एक स्ट्रेसफुल तरीके से अगर बंदे को गलती ना बताएं तो वो अगला बंदा उस गलती को गलती समझता ही नहीं है, वो उसको लाइट लेता है। लेकिन जब बच्चों की मैं बेइज्जती करता हूँ ना एक एक मिस्टेक पे, तो फिर उनको वो बेइज्जती जब उनको महसूस होती है, उनके वो पूरे बदन में उनको एक कपकपी सी उनके ऊपर तारी होती है ना, तो फिर वो उनको वो गलती याद रहती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट जैनब। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर आपने मेरे कॉम्प्रिहेंशन में 3.5 मार्क्स दिए, लेकिन वहां पे आपने कुछ भी अंडरलाइन या कोई कमेंट नहीं दिया, तो मुझे समझ नहीं आई वो क्यों कटे ना, ताकि अब मैं देखो, उसको नोट करूँ। दिस इज वाई आई वाज अवॉइडिंग कि मैं ये जैनब का पेपर यहाँ पे ना करूँ, क्योंकि मुझे पता था फिर सारे बच्चे कहेंगे कि मेरे पेपर में ये था, मेरे पेपर में वो था। तो अब उसमें तो डेफिनेटली अब आपने देख लिया होगा कि इतना तो फिर वो डिटेल के साथ करने का टाइम नहीं होता। बाज दफा देखो 3.5 का मतलब ये है कि आपके जो 0.5 नंबर्स कटे हैं वो एट द डिस्क्रेशन ऑफ द चेकर कटे हैं। इसमें एक ना डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन का क्या मतलब होता है, मर्जी। कि हो सकता है मैंने 3.5 दिए हैं, कोई दूसरा एग्जामिनर आपको वहां पे 3.75 दे दे, कोई दूसरा आपको हो सकता है उसमें 4 4 दे दे। तो वो डिस्क्रेशन आ जाती है उसमें। ठीक है, मतलब आपके जो 0.5 नंबर कटे हैं उसका मतलब ये है कि यार आई एज एन एग्जामिनर आई वाज नॉट सेटिस्फाइड, सिंपल। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस सर। मतलब जिस तरह होता है ना कि आप एक शॉप पे जाते हैं, वो आपको 2 कलर दिखाते हैं, आप कहते हैं यार ये वाला नहीं लेना। तो ऐसा नहीं होता कि उसमें कोई फॉल्ट होता है या वो खराब होता है, यार बस मुझे पसंद नहीं आया, बस बात खत्म, मैंने नहीं लेना। तो ओके सर। 3.5 मीन्स कि यू आर गुड टू गो। अच्छा, इसी तरीके से द टीचर शुड हायर। हायर नहीं होता, बच्चों की हायरिंग नहीं की जाती होती, बच्चों को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। तो आई डोंट नो कि जैनब आप क्या पूछना चाह रहे थे, क्योंकि मैंने आपकी मिस्टेक्स तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हाईलाइट की हुई थी। ऑल राइट बच्चों, सर सो फिर दैट वुड हमको बी होमवर्क ऑल। बता दीजिए। होमवर्क मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आई सेंड द टॉपिक्स और अकॉर्डिंगली फिर आपने उसको सॉल्व करना होगा। ओके, अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज।